एक ये बड़ी समस्या होती है कि हम ऑनलाइन कोर्सेज़ से जॉइन कर लेते हैं और उनका ठीक-ठाक पेमेंट भी होता है और और हमारे लिए बहुत ईज़ी भी होता है ऑनलाइन कोर्सेज़ जॉइन करना, अपने अकॉर्डिंग हम कभी भी उनको पढ़ सकते हैं। पर ऑनलाइन कोर्सेज़ की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है सामने, मैंने भी जॉइन किया था, कि पीडीएफ जो हमें मिलते हैं उनको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि इतने पीडीएफ रहते हैं, उनकी अगर आप फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो आपका एक अननेसेसरी खर्चा बढ़ जाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं कि हर चीज़ का फ़ोटोकॉपी करा के रखते जाएँ और वो स्पेस टेकिंग भी होता है। मनी तो उसमें कंज्यूम हो ही रहा है, एक अलग से एक्स्ट्रा आपका डेली का डेली इतना मनी उसमें जाता है। ये सब चीज़ें मैं फ़ेस की हूँ। जिसके पास लिमिटेड पैसा है तो वो उसके लिए फ़ोटोकॉपी में पैसा देना एक बड़ी ही जटिल समस्या हो जाती है। तो इसके लिए एक मैं आपको तरीका बताती हूँ जो मैंने स्वयं भी अपनाया था और ये करके अब क्योंकि डायरेक्ट आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो बार-बार पीडीएफ से रिवीजन करना भी एक दिक्कत की बात होती है। 40-40, 50-50 पन्ने होते हैं। एक-एक टेस्ट सीरीज़ है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं। तो जब हम एग्ज़ाम करीब होता है तो हमारा मेन फ़ोकस जो है टेस्ट सीरीज़ पे होता है। तो उस टेस्ट सीरीज़ को हम कैसे पढ़ें कि देखिए टेस्ट सीरीज़ जो डिज़ाइन की जाती हैं, जो रिनोन्ड सेंटर्स हैं उनके द्वारा, बाकी तो आजकल बहुत लोग टेस्ट सीरीज़ बना देते हैं। अभी मैं ही चाहूँ तो 150 क्वेश्चन निकाल के इधर-उधर से टेस्ट सीरीज़ फॉर्म कर दूँ। पर उस टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब नहीं है कि आप एक लोकल लेवल की टेस्ट सीरीज़ को पढ़ें, क्योंकि उसमें आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। जो रिनोन्ड होते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनकी टेस्ट सीरीज़ ऐसे डिज़ाइन की जाती है और उसमें कई लोग लगते हैं, एक्सपर्ट्स लगते हैं कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। तो लोग कहते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज़ जो पढ़ेंगे हम वही क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाते हैं 150 में से कि 50-60 वही आ जाएँ। देखिए क्वेश्चन वही नहीं आ जाता है, पर जो उनका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वो आपका एक पूरा चैप्टर का कंटेंट उसमें दे दिया जाता है। मान लीजिए पूछा गया है आर्टिकल 249 के बारे में, 149 के बारे में, तो खाली आर्टिकल 149 ही थोड़ी ना आएगा, उसमें अदर आर्टिकल्स उससे रिलेटेड भी आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ने को मिल जाएंगे कि अगर आपको 149 की जगह 148 पूछ लिया जाए, दूसरा कुछ पूछ लिया जाए तो आपको वो याद रहे। पर इसको कैसे याद किया जाए अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज़ ज्वाइन कर रहे हैं, कि आप उस टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। और मैंने ये खुद से किया था बीओ की प्रिपरेशन के टाइम पे। उस समय तो कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज़ ही चल रहे थे, कोरोना का टाइम था, तो कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट तो सब बंद थे, सारी ऑनलाइन स्टडी ही हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो हम जो है जब हमें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उसका हम धीरे-धीरे खुद ही आविष्कार भी करने लगते हैं, या हमारे पास जब सीमित संसाधन होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज़ हमारे पास हों, तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हुए हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ, यही हमारी कुशलता होती है। ठीक है? तो ये डेवलप हो जाती है जब आपके पास में मिनिमम रिसोर्स, और कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसा ही था। तो उसमें क्या कि जो टेस्ट सीरीज़ है, इस ऑनलाइन मटेरियल है, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि फ़ोटोकॉपी कराना एक बड़ा ही जटिल काम था, रोज़ जाना और उसको जो है प्रिंट निकालना, और एक रोज़ का रोज़ आप इतने-इतने पैसे देना। तो उसका एक तरीका ये निकाला कि जो टेस्ट सीरीज़ थी या जो भी मटीरियल था, ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये एक टेस्ट सीरीज़ का समरी है और उसको कैसे जो है क्वेश्चंस को समराइज़्ड फॉर्म में पढ़ लिया कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा, और ये हमेशा के लिए आपके काम आएगा। जब आप सेल्फ मेड नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो आपके दिमाग में
बैठ जाता है। अब ये प्री कम मेंस की तैयारी इसी को कहते हैं। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये मिक्स्ड सीरीज़, पर इसमें पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और ये क्वेश्चन था कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की डेफिनेशन दी हुई थी 2 पॉइंट में अलग अलग। तो उसमें पूछा था कि पॉइंट 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो अब हमने जो इसका वो देखा, विश्लेषण देखा, तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का सबसे पहले तो एक इसमें ये लिखा हुआ था कि जीडीपी जो है वो देश स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर तीनों पे करी जाती है। अब इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि लोग जनरली जिला स्तर पर नहीं जानते हैं। जीडीपी और जीएसडीपी के बारे में तो नॉलेज है, पर डीजीएसपी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये आ सकता है कि तीनों स्तर पे होती है, 2 स्तर पे होती है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल गया। दूसरा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में अंतर इसमें इतने अच्छे से डेफिनेशन में दिया हुआ है कि जो रियल, अब इसमें आप की पॉइंट निकाल सकते हैं कि जब रियल जीडीपी की बात होगी तो उसमें आधार वर्ष जो बेस ईयर होता है वो भी इंक्लूडेड है, और जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें सिर्फ बेस ईयर इंक्लूडेड उसमें नहीं है। तो और उसकी एक ये फार्मूला भी इस तरीके से आ सकता है कि पूछने के लिए कि कोई भी इसमें कई 4 फार्मूले आपको दे सकते हैं, कोई एक चीज़ गायब कर देंगे। आपको रियल इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू जो प्रेजेंट वर्तमान जीडीपी इंटू बेस ईयर प्राइस इंडेक्स और अपॉन वर्तमान वर्ष मूल्य सूचकांक, ठीक है। यानी आधार वर्ष मूल्य सूचकांक अपॉन वर्तमान वर्ष मूल्य सूचकांक इंटू वर्तमान जीडीपी। तो ये रियल जीडीपी की डेफिनेशन है। इसको दूसरी डेफिनेशन भी, दूसरा फार्मूला भी ये था कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी अर्धस्फीतिक विकास इंटू 100। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान वर्ष के उत्पादन को संदर्भित करता है, और जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो वर्तमान वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान वर्ष के उत्पादन को ही संदर्भित करता है। तो इसमें हमें कीवर्ड जो है आधार वर्ष मिल गया कि जब रियल की बात होगी तो उसमें आधार वर्ष इंक्लूडेड रहेगा। ये एक क्वेश्चन हमने ऐसे तैयार कर लिया। अब इसमें से कोई भी आ जाए हम इसको कभी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय। तो इसमें भी क्या था कि जो प्रयोज्य आय की डेफिनेशन दी थी, घरेलू क्षेत्र प्राप्त कुल आय जो एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादक गतिविधियों से अर्जित हो भी सकती हैं और नहीं भी। उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा घरेलू क्षेत्र द्वारा व्यक्तिगत आय के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये बहुत जल्दी में लिखा है इसलिए राइटिंग ऐसी आई है। और जो प्रयोज्य आय की बात है तो व्यक्तिगत आय माइनस, ये उसमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें यही फार्मूला ही दिया था और 4 तरीके से दिया था कि पूछा था कौन सा सही है। तो जो प्रयोज्य आय है उसमें व्यक्तिगत आय माइनस व्यय कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, यह एक कुल आय का हिस्सा है जो एक परिवार अर्जित करता है और करों का भुगतान करने के बाद बचत खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय का भी फॉर्मूला है, ये राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवार द्वारा किया गया ब्याज भुगतान माइनस कॉरपोरेट टैक्स प्लस सरकार से प्राप्त स्थानांतरण भुगतान। तो ये पर्सनल इनकम का हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 ईयर प्लान्स, ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन में ये भी 5 ईयर प्लान्स भी बहुत आते हैं कि 5 ईयर प्लान्स 5वां किससे रिलेटेड है, 11वां किससे। अब अगर सारे पढ़ने एक साथ बैठेंगे तो कन्फ्यूजन होता है। जब बीच बीच में टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमको ये मिलते रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है याद रखना। अब देखिए 5th 5 ईयर प्लान को कितना कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिख दिया कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे 5th ईयर 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो 74 से 79। इसको डीपी धर द्वारा करा गया था, बनाया गया था। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इसमें 2 जो है मेन इसके बिंदु थे कि गरीबी, ये अक्सर पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ किसका है, तो अब आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी किसका है पूछा जा सकता है, तो ये 5th ईयर प्लान का ही है। अब तीसरा इसको आ सकता है कि आयात प्रतिस्थापन और निर्यात पर प्रोत्साहन किसमें दिया गया था, ये 5th ईयर प्लान का है। राष्ट्रीय, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो यही था कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली
ये किस प्लान में थी, तो ये 5th ईयर प्लान में थी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली मिनिमम नेसेसिटी प्रोग्राम ये भी इसमें था। और इसका ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्लान था जिसमें टारगेट से अधिक अचीवमेंट हो गया था। इसका टारगेट 4.4 था और इसका अचीवमेंट 4.8% था। ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान 7 से 12 तक था, 2007 से 12। इसमें क्या क्या था? इंक्रीज्ड जो हायर एजुकेशन में नामांकन बढ़ाने के लिए था। इसका में जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स पर किस प्लान में ध्यान दिया गया था, तो यही 11th 5 ईयर प्लान था। तो इसी के तहत 2009 में जो है RTE राइट टू एजुकेशन आया था। और फास्ट एंड मोर इसका मिशन भी पूछा जाता है कि क्या था, तो फास्ट एंड मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी तीव्र और अधिक समावेशी विकास पर फोकस किया था। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, अब जैसे टेस्ट सीरीज़ में मान लीजिए ये दिया हुआ है कि फास्ट एंड मोर तीव्र और अधिक समावेशी विकास किस में था। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और जेंडर इनइक्वालिटी किस में था, ये भी इसी में था 11th 5 ईयर प्लान में। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ पढ़िए कि आप पूरा जो है कंबाइंड सारी चीज़ें आपको, और ये जैसे वो वाला धर ने किया था तो ये रंगराजन ने किया था। ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ अश्योर करी थी कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, ये इम्पॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन वगैरह भी चल रहा है, तो पहले किस प्लान में इस चीज़ को करा गया था, तो 2009 में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, इसी में प्रतिज्ञा ली गई थी। और ये टारगेट से कम अचीव किया था, 9% टारगेट, 8% ही अचीव किया था। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपकी कंबाइंड मेंस की भी तैयारी हो रही है। अगर आप मेंस यही सब आता है, कुछ अलग हटके नहीं आता है। देखिए हम जो सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ जाए, तो देखिए जो कुछ 20-30% ऐसी चीज़ें आती हैं जो कभी पढ़ी नहीं रहती हैं, उनको हमें नहीं पढ़ना है, उनके लिए परेशान नहीं होना है। हमको फोकस करना है जो हमारा पढ़ा हुआ है उस वो गलत ना हो। अगर हम इतना भी कर लें तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। अब आती है बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। इसमें हमेशा यही पूछा जाता है, मिला के क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स में है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्ट एम्प्लॉय जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट को देता है पेयर, और इनडायरेक्ट जैसे GST वगैरह सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इंक्लूसिव। और ये प्रोग्रेसिव होता है डायरेक्ट टैक्स जो होता है, यानी अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ेगा। और इनकम टैक्स इसमें आता है डायरेक्ट टैक्स में, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रतिभूति पे लेन देन, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स में है। ठीक है। अब NBFC के बारे में बहुत पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि क्या NBFC में डिमांड डिपॉजिट स्वीकार, हाँ जो 3-4 स्टेटमेंट दिए थे, पूछा था कौन सा NBFC के लिए गलत है, तो उसमें लिखा था डिमांड डिपॉजिट स्वीकार किए जाते हैं, पर NBFC में डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा स्वीकार नहीं करती है। और ये 1956 में रजिस्टर्ड हुई थी, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये सब इसके बारे में 3-4 चीज़ें अगर आपको मेंस में भी शॉर्ट नोट्स में आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। जमा बीमा सुविधा, जमा बीमा क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, ये सब काम इसमें नहीं होते हैं। अब चाहे इसके बारे में जैसे भी आ जाए 3-4 पॉइंट, एक पॉइंट आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपको पता होगा और आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण NBFC किनको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिनकी परिसंपत्ति 500 करोड़ से अधिक है, जिनकी 1000 से अधिक है, जिनकी 200 से करोड़ से अधिक है। तो जो इसका आंसर है वो 500 करोड़ से जिनका अधिक है उनको महत्वपूर्ण NBFC के तहत कहा गया है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये कौन जो इसको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको कौन लॉन्च कर, जैसे बजट है तो वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे, तो इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय करता है, और ये एक दिन बजट के बिफोर करी जाती है। ठीक है। और इसको कौन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा किया जाता है। रिव्यू ऑन डेवलपमेंट ऑफ पास्ट ईयर का रिव्यू होता है, और प्रेजेंट ईयर के GDP, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, इन सब के बारे में बात करी जाती है। 1964 तक ये बजट के साथ ही में था, 1964 के बाद ये बजट से अलग कर दिया गया। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन जो आया था कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब हुआ था, तो 1950-51 में हुआ था।
मात्रात्मक सुलभता, आरबीआई शॉर्ट टाइम मेजर्स। जो इसमें क्वेश्चन जो था कि इसको लॉन्ग टाइम मेजर्स लिखा हुआ था, पर हमें पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट टाइम मेजर्स है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है, तरलता प्रबंधन, ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए नॉट एक्सेप्टेबल है। ब्याज दर में बहुत कम कटौती के बाद उठाया जाता है ये। नई इसके ये भी क्वेश्चन में था, इसके दो दिए हुए थे कि कौन से पॉइंट सही है कौन से गलत है। तो नई मुद्रा छापना और उधार देने का जोखिम कम करना, ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। कंपटीशन सीसीआई के बारे में पूछा गया था, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये सांविधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। प्रतिस्पर्धा अधिकार 2002 को लागू प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में को लागू करा था इसने, और किसको रिमूव करा था? 1969, एमआरटीपी 1969 को। 2009 में इसका गठन, इस क्वेश्चन में इसका गठन पूछा गया था, तो 2009 में इसका गठन हुआ था। मेंबर्स कितने हैं? 1+6, यानी 1 अध्यक्ष 6 मेंबर्स। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, इसमें पूछा था क्वेश्चन कि ये कब लॉन्च हुई थी। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भूल जाते हैं इनका ईयर ही भूल जाता है, 19-20 ऐसे करके दे दिया जाता है, 14 से लेके 19 तक का, और ध्यान नहीं रहता है। अगर आप इसको लिख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था, मार्च में, और 60 इयर्स के कंप्लीशन के बाद में इसमें 3000 पर मंथ देने की बात कही गई थी। 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए एलिजिबिलिटी भी इसकी पूछ ली जाती है, 18 से 50 कर दिया जाता है, और लेस देन 15 इक्वल टू या लेस देन 15,000 पे होनी चाहिए, उन्हीं को मिलेगा। श्रम सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? किया गया श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा। इसका मेन काम क्या? क्वेश्चन में यही था कि इसके 2 कार्य दिए हुए थे, पूछा था कौन सा इसका है, तो इसका श्रम पहचान संख्या बनाना, ठीक है, लेबर इंडेक्स नंबर, और ऑनलाइन इंस्पेक्शन प्रोसेस प्लस ऑनलाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करना। NH जो है नेशनल हाईवेज़ को मिलाने के लिए आया था, तो बहुत सारे हाईवेज़ हैं, कहाँ तक याद रखेंगे? तो जो कम से कम यहाँ पर हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, और इनमें से एक ना एक ऐसा ज़रूर आपको पता होगा जो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो NH1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर है, NH2 दिल्ली से कोलकाता है, NH3 आगरा मुंबई, NH6 हज़ीरा कोलकाता, NH8 दिल्ली मुंबई, NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी, NH24 दिल्ली से लखनऊ। वर्ल्ड बैंक के बारे में हर बार कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो ये था कि कौन सा वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है, इसमें और भी कुछ दे दिए गए थे, तो हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो इसका इन्फॉर्मेशन 1944 में हुआ था। IBRD है, ईडा है, IFC, मीगा और ICSID, ठीक है। तो ये बिल्कुल रट लीजिए, 5 हैं इसके। IBRD में 189 मेंबर्स हैं और IDA में 173 मेंबर्स हैं। सेकेंड शेड्यूल, ये अब क्वेश्चन पूछ, अभी तक तो खाली क्वेश्चन आता था कि सेकेंड शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हमें पता है सैलरी से रिलेटेड है। अब पूछ लिया जाता है किसकी सैलरी सेकेंड शेड्यूल में नहीं आती है, अलग अलग करके 2-3 बार से यही क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड शेड्यूल में किसकी किसकी सैलरी आती है। प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर, और विधान परिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, और एक जो मेन हमें याद रखना है वो कैग भी इसी में आता है, अटॉर्नी जनरल नहीं आता है। यही इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। अटॉर्नी, इसका ऑप्शन यही था, को दिया था कि अटॉर्नी जनरल भी लिख दिया था, कैग भी लिख दिया था, और 2 और थे, तो अटॉर्नी जनरल की सैलरी इसमें नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, और प्रेसिडेंट द्वारा ही जो निर्धारण कर दिया जाता है वही सैलरी इनको मिलती है।
आर्टिकल 331 राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन रखते थे, 333 गवर्नर 1 रख सकते थे, पर अब ये जो है एक्ट 104th अमेंडमेंट एक्ट से एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया है और SC ST का 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किस तारीख को ये लागू हुआ था? 25 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया था। अब देखिए 101 से 105 तक सभी इसमें अमेंडमेंट्स दे दिए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। 101 जो है वो GST लाया था, 102 जो है NCBC कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 103rd अमेंडमेंट एक्ट को EWS 10% रिजर्वेशन दिया गया था और 105th अमेंडमेंट एक्ट से SEBC को जो है सूची तैयार राज्य सरकार की शक्ति को बहाल कर दिया गया था, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पूरे लगभग इसमें बहुत सारे आधी टेस्ट सीरीज़ कवर हो गई है और करंट अफेयर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये कैसा लगा आप लोग को? और इसमें आपके दोनों जवाब थे कि कैसे टेस्ट सीरीज़ से पढ़ा जाए, कैसे रिवीजन करा जाए, और ये बेस्ट मेथड होता है। मैंने खुद भी इसको अप्लाई किया था, आपकी सुविधा के लिए मैं इसको लाई हूँ। धन्यवाद। इसको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा।